डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल। ऐसे हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, अब और इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है, वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है और मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तीनों फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है। एग्जांपल देखिए भी आप लोग, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज बिकॉज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल इज ज़ीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगता है, वो सेंटीमीटर का काम करता है। कौन सा फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स किधर लगता है, टुवार्ड्स सेंटर लगता है। और एट एनी टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी। तो ये बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। जब फोर्स के बीच और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 रहेगा तो एफ डॉट डी हटाओगे, एफ डी कॉस लगाओगे, कॉस 90 बन जाएगा और वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे अगर आप 10+1 में किसी ढंग से इंस्टीट्यूट से पढ़े हो तो आप लोगों को पता होगा कि सेंटीमीटर फोर्स द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स इज 0। और यहाँ पे ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कौन सा लग रहा है, क्यू वी लग रहा है। और क्यू वी किसका काम कर रहा है, सेंटीमीटर का काम कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कहीं भी हमेशा क्या होगी, 90 पे होगी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी, सेंटीमीटर अंदर की तरफ हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल यानी क्यू वी का एंगल जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 90 रहेगा, तो वर्क डन 0 होगा। और +1 में अगर आपने पढ़ा भी होगा ये बात कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी। अगर बॉडी पे वर्क डन 0 है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, आप लोग दोबारा से सुन लीजिए इसको। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी। तो हेयर यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, पीछे देख लो 0 हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आएगा, जब 0 पुट करेंगे वर्क को तो 0 आएगा। तो चेंज 0 है तो के क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, mv², हाफ mv² क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और आपको पता है मास में वेलोसिटी के साथ बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है और 2 भी कांस्टेंट रहेगा, तो v² भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो v² कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो v मिलेगा आपको, ये अकेला v जो है वो भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट का रूट लगाएंगे, कांस्टेंट आएगा। तो ये v जो है ना, ये यहाँ पे स्पीड है, नॉट वेलोसिटी। क्योंकि जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी का क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। तो एक्चुअल में यहाँ पे स्केयर है, तो यहाँ पे आपको v नहीं मिलेगा, v का मैग्नीट्यूड मिलेगा यानी स्पीड मिलेगा। तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। ना उसकी स्पीड बढ़ेगी ना उसकी स्पीड कम होगी। एग्जांपल के लिए यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है, 2 यूनिट है, और यहाँ पे भी स्पीड क्या है, 2 यूनिट, 2 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो रफली एग्जाम्पल है ये, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, याद रखिए इसको। और वर्क डन क्या होता है, 0 होता है चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। नेक्स्ट हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेलोसिटी वाला भी। तो वेलोसिटी क्या है कि यहाँ वेलोसिटी देखो, हमारा ये फ्रेम हमारा होता है, ये वाला आई कैप होता है अपना, ये वाला क्या होता है, माइनस आई कैप होता है, और ये वाला क्या होता है, जे कैप होता है, और ये वाला क्या होता है, माइनस जे कैप होता है। हमारा नीचे वाला माइनस जे कैप होता है ये वाला। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 2i में है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 2j में है। यहाँ वेलोसिटी क्या है, -2i में है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो -j में है। तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और बार बार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी का चाहे डायरेक्शन चेंज हो तो वो क्वांटिटी चेंज होती है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड प्लस क्या होती है, डायरेक्शन होती है। चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आ जाता है। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लगातार, यहाँ 2j, यहाँ 2i, यहाँ -2j या -2i। तो वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंजिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी में लगातार चेंज आता रहता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। मोमेंटम बेटा वही वेक्टर क्वांटिटी है, मास इंटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सलेट बाय साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट नहीं कर सकते। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं कर सकते। और अनचार्ज पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन जो है, उसको साइक्लोट्रॉन के द्वारा एक्सलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, क्यू वी भी होता है। जब न्यूट्रॉन का चार्ज ही 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, उस पर नहीं लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा तो वो गोल नहीं घूमेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी आपको पता है, पीछे बताया आपको, क्यू ई होता है।
Q4 पे ई फील्ड के अंदर जब Q 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा न्यूट्रॉन के ऊपर और ना ही क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा न्यूट्रॉन के ऊपर। तो अनचार्ज पार्टिकल जस्ट लाइक न्यूट्रॉन जो है वो हम साइक्लोट्रॉन से एक्सलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है ये स्पेशल क्वेश्चन है जो पीछे हमने ये पढ़ा था, साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्सलेट कर सकते। तो इसके लिए हम थोड़ा सा BSc क्लासेस की थ्योरी पे जाना पड़ेगा हमारे को। पहले हम एक रफ एग्जांपल लिया हमने समझाने के लिए कि m मास इन मोशन है, m0 रेस्ट मास है, v स्पीड है और c वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट है। मान लीजिए कोई मास है 10 kg का, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिजल्ट है, रेस्ट मास, मास इन मोशन, v ऑब्जेक्ट का स्पीड और c स्पीड ऑफ लाइट। मान लीजिए कोई मास 10 kg की स्पीड है, 10 kg का मास है और वो √3/4c से मूव कर रहा है। उसका जो वेलोसिटी है ना वो लाइट के कंपेरेबल चला गया, √3/4 ऑफ c। तो लाइट से कम है लेकिन लाइट के लगभग बराबर है, लाइट के कंपेरेबल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी से। तो v/c आपका क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। स्केलिंग कर लो इसकी, 3/16 हो जाएगा। अब ये वाला ऊपर वाला जो फार्मूला है हमारे पास, ये वाला, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ये मास इन मोशन है, ये रेस्ट मास 10 kg है, नीचे ये आप वैल्यू भर दी हमने v² बाय में c² की, ये वाली 3/16 सोल्व करके आपको 11.21 kg हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मास बहुत ही हाई स्पीड से चलता है या लाइट के कंपेरेबल मूव करता है तो उसके मास में चेंज आता है। मास कितने से कितना हो गया देखिए आप लोग, 10 से क्या हो गया, एग्जांपल में मास हमारे पास 10 kg था और यहाँ 11.21 kg हो गया, यानी मास बढ़ चुका है। तो ये भी चार्ज और मास का जब हम डिफरेंस करते हैं ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वहाँ भी ये क्वेश्चन आता होता है। मास जो है वो मोशन के साथ इंक्रीज़ करता है, लेकिन इंक्रीज़ तभी करता है जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो। हाँ, डेली लाइफ के अंदर जो हमारी बस है, ट्रक है, कार है, जीप है, इनका मास कभी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि v/c बहुत छोटा हो जाएगा। ये वाली टर्म है ना जो 0 हो जाएगी। क्यों, देखिए आप v/c निकालो, आप v अगर किसी चीज़ का 3 है और नीचे 3 × 10⁸ है, 3 कट गया तो ये ऊपर जाके 10 की क्या हो गया, -8 या 1/10 की 8 ही कर लो आप इसको, 1/10 की 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत छोटी टर्म है। तो ये जो टर्म है यहाँ वाली, ये 0 हो जाएगी। तो m = क्या आ जाएगा, m0 ही आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई चीज़ जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें मूव करती हैं उनकी वेलोसिटी कम होती है और जो फैक्टर जो है v/c वाला फैक्टर, ये वाला 0 हो जाता है। तो m और m0 बराबर होते हैं, रेस्ट मास और मास इन मोशन सेम होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता है, लाइट के मतलब कंपेरेबल मूव करता है, तो उसका मास इंक्रीज़ करता है, चेंज भी नहीं, चेंज मतलब इंक्रीज़ ही करता है। ये एक ट्विन पैराडॉक्स का एग्जांपल BSc फर्स्ट ईयर के अंदर आता है। उसमें एक लड़का होता है, वो ग्राउंड पे रहता है और एक स्पेसशिप में बैठ के चला जाता है, पता नहीं कितनी स्पीड से, मेरे ख्याल नहीं है। तो ट्विन पैराडॉक्स है, तो एक की उम्र 30 साल हो जाती है और दूसरे की 60 साल हो जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सम आता है BSc फर्स्ट ईयर के अंदर। ट्विन पैराडॉक्स, जुड़वा बच्चे, एक स्पेसशिप में रहा जो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा था और एक धरती पे रहा, एक की उम्र 30 और एक की 60 हो जाती है। टाइम डिले होता है, ये टाइम डिले का एग्जांपल है, अपने सिलेबस की बात नहीं है। टाइम डिले, तो एज एक की बड़ी एज होती है, एक की छोटी एज होती है। तो हम तो उधर नहीं जाएंगे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टाइम पीरियड हमने ड्राइव कर रखा है हमने ये। अब देखिए टाइम पीरियड जो है वो मास के डायरेक्टली है। अगर जब इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही लाइट पार्टिकल है, बहुत, देखो आपने पता है मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है आप लोगों को मालूम होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन का कौन सा हिस्सा होता है, 1837वां हिस्सा होता है, यानी बहुत हल्का पार्टिकल है। तो देखो हल्का पार्टिकल होने की वजह से ये वेलोसिटी, अत्यधिक वेलोसिटी गेन कर लेता है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन। देखो आप, एक तो आपने कुर्सी को स्पीड बढ़ानी है तो, और एक आपको एक पेन की स्पीड बढ़ानी है, तो पेन की स्पीड आसानी से बढ़ेगी, पेन का मास कम है, चेयर का मास ज़्यादा है, उसकी स्पीड बढ़ानी क्या मुश्किल है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट है, इसलिए इसकी स्पीड में चेंज बहुत जल्दी आएगा और वो बहुत ज़्यादा स्पीड गेन कर लेगा, 10⁷ में चला जाएगा वो ऑलमोस्ट। जब 10⁷ में चला जाएगा तो पिछला रिजल्ट हमने पढ़ा था, मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। जब मास इंक्रीज़ कर जाएगा तो हमने पढ़ा है उसका टाइम पीरियड भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। टाइम पीरियड मतलब जो राउंड वो लगा रहा है, अराउंड द डीज के अंदर राउंड लगा रहा है। कैसी डीज, दोबारा देख लीजिए, ये जो डीज नहीं है ये वाली, ये जो राउंड का टाइम है उसका बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारा ऑसिलेटर यहाँ लगा हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है
वो एक निश्चित टाइम के बाद क्या पोलैरिटी प्लस माइनस चेंज करता है, प्लस माइनस चेंज करता है, उसके टाइम में चेंज थोड़ी आता है, वो तो एक फिक्स्ड टाइम के बाद अल्टरनेट करेगा, प्लस को माइनस और माइनस वाला पोर्शन प्लस कर देगा। आप साइक्लोट्रॉन देखिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन का टाइम है उसमें क्या आ गया, गड़बड़ होगी, चेंज होगी, इंक्रीज हो गया, तो आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा। आउट ऑफ स्टेप कैसे होगा वो भी देख लीजिए कि मान लीजिए ये हमारी डी है, ये अपनी, ठीक है, अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वो अंदर इसके डी के अंदर पहुँचा नहीं है वो, और पहले आगे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और पीछे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को आगे से रिपल्शन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को आगे से क्या मिलेगी, रिपल्शन मिलेगी, तो वो वापस मुड़ने की कोशिश करेगा, तो सारा गड़बड़ झल्ला हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्फ्यूज हो जाता है किसके अंदर, साइक्लोट्रॉन के अंदर। क्यों कन्फ्यूज होता है, क्योंकि उसका जो मास कम है, मास कम होने की वजह से वो बहुत हाई वेलोसिटी गेन कर लेता है। हाई वेलोसिटी गेन करेगा तो पीछे पड़ा है मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, मास इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीज करेगा, लेकिन ऑसिलेटर का टाइम पीरियड वही तो फिक्स है, दोनों मैच नहीं करेंगे, इससे आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है यहाँ पे। तो ये क्या है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल जो है रिवॉल्व कर रहे हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सेम स्पीड से, वेलोसिटी से, उनको तो दोनों का रेडियस रेशो फाइंड करना है। तो क्यू प्रोटॉन आप क्यू लेट कर लो तो क्यू अल्फा बेटा डबल हो गया प्रोटॉन से, 2q हो जाएगा। मास प्रोटॉन एम लेट कर लो, मास अल्फा क्या है 4m हो जाएगा, 5 गुना हो जाए, उससे 4 टाइम्स हो जाएगा। रेडियस का फार्मूला mv/, में क्या होता है, क्यू भी होता है। तो आप अब क्या करोगे, इसमें आप rp लगाओ, rp प्रोटॉन का रेडियस क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी सेम है, b सेम रखा, नीचे मास ऑफ अल्फा क्यू अल्फा अलग अलग है लेकिन वेलोसिटी सेम है दोनों की, तो ये b भी कट गया आपके। तो अब क्या बचा अपने पास, ये mp/, में qp और ये q अल्फा ऊपर चला गया, m अल्फा आ गया। तो अब mp की वैल्यू भर देंगे, m भर देंगे, और qp की वैल्यू हम क्या भर देंगे, q भर देंगे, और q अल्फा की वैल्यू हम 2 की भर देंगे, और m अल्फा की वैल्यू हम 4m भर देंगे, ठीक है। सोल्व करके रेशो 1/2 आएगी। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन के से रेडियस ऑफ अल्फा डबल होगा, यानी अगर रेडियस ऑफ अल्फा 1 मीटर होगा, रफली बात कर रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ अल्फा जो है वो क्या होगा, 2 मीटर होगा। अल्फा डबल रेडियस पे रिवॉल्व करेगा। तो नेक्स्ट जो है, ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि जब 4 पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, आपने पढ़ा है, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो जब किसी कंडक्टर में से करंट चलेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 पार्टिकल। तो जब 4 पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। इट मीन जब करंट चलता है तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, चार्ज चलता है, 4 पार्टिकल में फोर्स लगेगा, तो इट मीन हम कहेंगे कि फोर्स किस पे लगेगा, कंडक्टर पे लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अभी ये। तो इसके अंदर क्या कुछ है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें आई इस टेक्स्ट में फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया वो हमने कितना अप्लाई किया, बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, लेंथ कंडक्टर की ये देखिए एल है कंडक्टर की लेंथ, एंगल बी और आई में कितना है, ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल थीटा एंगल है, किसमें, आई में, और बी के अंदर थीटा एंगल है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम, इकाई वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, n है। ये आपको पता है, एन का ऑर्डर लगभग 10 की 28 पर मीटर क्यूब होता है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा है अगर सेकंड चैप्टर आपने किया तो। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 28 के आसपास होती है पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई आयरन का पीस हो तो उसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 1028 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 1 मीटर क्यूब के अंदर। तो इसमें n माना गया है क्योंकि ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो अब इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है πr²। यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो πr² वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल n है, तो πr² में इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, n × πr² आ जाएगा। तो ये बड़ा n आपका क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, v वॉल्यूम के अंदर। तो अब आगे भी देखिए, तो πr² को हम क्रॉस सेक्शन एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये πr² एरिया है, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर क्या आगे, छोटा n मल्टीप्लाई a × लेंथ ऑफ द कंडक्टर आगे। अब ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, ई होता है, क्या होता है, ई, ये लिखा नहीं पीछे मेरे ख्याल से ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या, इसने फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये भी ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स क्या लगेगा, क्यू भी लगेगा। क्यू कितना ले लिया आपने, माइनस ही ले लिया, क्यों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, फोर्स का फार्मूला क्यू भी होता है, आपको पता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम भर दिया। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड होती है, और बी आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हमारे पास ये वाला आ गया। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन ये पड़े,
तो Na इलेक्ट्रॉन फोर्स NaCl से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो NaL, ये देखिए यहाँ पे जो बड़ा L है ये L है और छोटा L क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है, इसको मिक्स मत कीजिएगा। बड़ा जो L है ये L है और छोटे वाला जो है ये एलिमेंट्री चार्ज है। अगले स्टेप में आपने करना है VD और V का क्रॉस है। तो अगर आप कोई स्केलर टर्म यहाँ पे किसको अंदर लेके जा रहे हैं, देख लिया आप लोग, L आपकी लेंथ है, स्केलर है, स्केलर को अंदर ले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेक्टर के अंदर। जैसे 2i + 3j है, बाहर 8 आपका स्केलर है, 8 को अंदर गुना कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेक्टर को स्केलर से गुना करने से चाहे आगे रखो चाहे इसको अंदर ले जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। तो L को हम यहाँ पे अंदर ले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमने ये फार्मूला बनाना था। NeAVD किसका फार्मूला है, ये करंट का फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। ये सेकंड चैप्टर 2A के अंदर आया था। Ne और A और VD ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, E एलिमेंट्री चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम है, IL भी आ गया। तो L और V के बीच एंगल जो है वो आपका, या I में एंगल थीटा है, तो उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट हटा के उसको आप सिंपल यहाँ वेक्टर ना लगाओ क्योंकि ये मैग्नीट्यूड आ गया है, IL भी साइन थीटा भी लिख सकते हो। ये आपको पता ही है रूल, जब क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं तो साइन लगता है। तो ये भी आपका टॉपिक पूरा हो गया। तो शाम को इसी का भी हम कॉन्फ्रेंस डिस्कस करेंगे, ये काम कंप्लीट करें। थैंक यू भाई।